नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमिका जिनस में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज। देखेंगे कि मुस्लिम मैरिज के जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो दो मेन एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, एंड सेकंड वन इज़ कॉम्पिटेंट पार्टीज, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। उसका लिंक आपको सजेस्टेड में मिल रहा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, यू मे हैव अ लुक टू दैट वीडियो। और आज डिस्कस करेंगे थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीगल डिसेबिलिटी। ठीक है, उस व्यक्ति में, जो व्यक्ति शादी करने जा रहा है, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, उसके अंदर कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है, ये हम मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस अंडर विच मैरिज इज नॉट परमिटेड। मीन्स कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर, ऐसे नातों में उस व्यक्ति का लगना या फिर होना जिसमें कि वो व्यक्ति प्रोहिबिटेड है मैरिज करने के लिए, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो व्यक्ति, उसको लॉ परमिट नहीं करता शादी करने के लिए, तो वो होगी लीगल डिसेबिलिटी। तो ऐसी कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए मुस्लिम मैरिज के लिए। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी होती हैं लीगल डिसेबिलिटी। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, सेकेंड इज रिलेटिव इनकैपेसिटी, फोर्थ वन इज प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी, फोर्थ वन इज डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। ओके, तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी से। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में तीन पार्ट आगे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्सेग्यूनिटी, सेकेंड इज एफिनिटी एंड थर्ड वन इज फॉस्ट्रेज। देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्सेग्यूनिटी में मतलब होता है कि ये एक ब्लड रिलेशन होता है, जिसमें कि अगर व्यक्ति, एक मैन अगर मैरिज करता है तो वो मैरिज वॉइड मैरिज मानी जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति अपनी ही मदर से शादी नहीं कर सकता। एक मेल है ये पर्सन, ठीक है, ये अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपनी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, ये मुस्लिम मैरिज की बात कर रहे हैं। एक मेल है मुस्लिम, वो अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता, अपनी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता, हाई सो एवर इससे बड़ी डिग्री में भी शादी नहीं कर सकता। ओके, वो क्या नहीं कर सकता, हिज डॉटर और ग्रैंड डॉटर, वो ये मेल है मुस्लिम। ओके, तो ये क्या कर सकता है, ये अपनी डॉटर के साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ शादी नहीं कर सकता। ओके, वो क्या नहीं कर सकता, और वो अपनी सिस्टर के साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी हम समझ गए। फुल ब्लड हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, बट वो सिस्टर के साथ शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज, वो अपनी भतीजी के साथ शादी नहीं कर सकता, अपनी ग्रेट नीस के साथ शादी नहीं कर सकता। ओके, हाउ लो सो एवर। वो अपनी आंटी के साथ शादी नहीं कर सकता। आंटी में कौन कौन आ जाएंगे, आंट में आ जाएंगे उसकी बुआ हो गई, मौसी हो गई। ठीक है, ग्रेट आंट के साथ शादी नहीं कर सकता, उनकी सास के साथ शादी नहीं कर सकता, और ये जो इससे नाते में ऊपर पढ़ते रहेंगे, हाई सो एवर। ओके, ये होता है ब्लड रिलेशन में जो व्यक्ति उनके साथ आएंगे, कॉन्सोग्यूनिटी का मतलब। सेकंड पॉइंट इज एफिनिटी, मुशर्रत, जिसमें कि एक व्यक्ति को प्रोहिबिट किया गया है इन लोगों से शादी करने के लिए। ओके, ये होते हैं, देखिए ये तो थे जो कॉन्सोग्यूनिटी में थे, वो तो थे उसके ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति, और जो एफिनिटी में आते हैं वो होते हैं उसकी वाइफ के साइड से जो व्यक्ति होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं उनको भी। एफिनिटी डिस्क्राइब करता है उन रिलेशन को जो एक व्यक्ति के अपने वाइफ के साइड से रिलेशन होते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो है, एक मैन है, मुस्लिम मैन, वो प्रोहिबिट होता है कि वो अपनी सास से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी वाइफ की मदर से। ओके, और या फिर उसकी वाइफ की ग्रैंड मदर से, मतलब उस नाते में जो ऊपर डिग्री पढ़ती रहेगी उनसे वो किसी भी शादी नहीं कर सकता। अपनी सास से नहीं कर सकता, अपनी सास की सास से नहीं कर सकता, उनकी सास के साथ नहीं कर सकता। ओके, सेकंड पॉइंट, वो अपनी वाइफ की डॉटर के साथ, मतलब अपनी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता, या फिर ग्रैंड डॉटर के साथ शादी नहीं कर सकता, जिसका मतलब होता है अपनी पोती के साथ शादी नहीं कर सकता। ओके, हाउ लो सो एवर, मतलब वो इस नाते में जितने भी नीचे पढ़ते जाएंगे रिश्ते नाते, पीढ़ी आती रहेंगी, उनसे किसी से शादी नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट इज, वो अपने फादर की वाइफ के साथ, मतलब अपनी मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ शादी नहीं कर सकते, और
वो किसके साथ नहीं कर सकते हैं, वो अपने ग्रैंडफादर की वाइफ के साथ नहीं कर सकते, मतलब अपने दादाजी की वाइफ मतलब दादी जी के साथ भी नहीं शादी कर सकते। ओके, वाइफ ऑफ हिज सन और सन्स सन्स और डॉटर सन्स हाउ लो सो एवर, इसका मतलब है वो अपने बेटे की वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने बेटे की वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकते, वो अपनी बेटी के बेटे के साथ जो उनकी वाइफ है उनके साथ शादी नहीं कर सकते, या फिर इससे जो लो डिग्री में आते रहेंगे रिलेशन उनके साथ शादी नहीं कर सकते। अब जो पॉइंट आता है वो आता है फॉस्ट्रेज, जिसका मतलब होता है रिजा। फॉस्ट्रेज का मतलब होता है रिजा मुस्लिम में, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, जब एक बच्चा 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल तक किसी महिला का दूध ग्रहण करता है अपने पोषण के लिए, ठीक है, तो उसको फॉस्ट्रेज चाइल्ड कहा जाता है उस वुमेन का, ठीक है। वो वुमेन उसकी मदर से अलग होनी चाहिए, मतलब ये एक बच्चा है, ये अगर किसी वुमेन से अपने पोषण के लिए मिल्क ले रहा है तो ये जो वुमेन है ये इसकी मदर भी नहीं है, ओरिजिनल मदर भी नहीं है, तो ये वुमेन इसकी फॉस्ट्रेज मदर हो जाएगी। ओके, ये कौन सी मदर हो जाएंगी, ये हो जाएंगी फॉस्ट्रेज मदर, ठीक है। आइए फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। जन्म होने के बाद, एक बच्चे के जन्म होने के बाद 2 साल तक की उम्र तक अगर वो बच्चा अपनी माँ से अलग किसी महिला से अपने पोषण के लिए दूध ग्रहण कर रहा है उनकी बॉडी से, तो ये माना जाता है कि वो जो वुमेन है वो फॉस्ट्रेज मदर है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी फॉस्ट्रेज मदर से शादी नहीं कर सकता या फिर फॉस्ट्रेज डॉटर से भी शादी नहीं कर सकता, मतलब जो उसकी बहन होगी, ओके, उससे भी शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोहिबिशन। इसमें क्या है, इसमें 5 काइंड्स आते हैं आगे, अनलॉफुल कंजक्शन, पोलीगैमी और मैरिंग विद 5th वाइफ, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस, डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। ये 5 आगे प्रोहिबिशन लग जाते हैं, रिलेटिव प्रोहिबिशन जिसने हम कहते हैं, जिससे कि अगर इसमें कैटेगरी में व्यक्ति फॉल करता है तो उसकी शादी वॉइड हो जाती है या फिर इरेगुलर भी होती है, बट डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि कहाँ इरेगुलर होती है, कहाँ वॉइड होती है, वो एक वैलिड मुस्लिम मैरिज नहीं होती है। अनलॉफुल कंजक्शन की अगर बात करें तो एक मुस्लिम मैन, उसको प्रोहिबिट किया गया है कि वो 2 वाइफ सेम टाइम पर नहीं रख सकता अगर वो दोनों उसकी वाइफ कंसुगिनिटी, एफिनिटी या फॉस्ट्रेज से रिलेट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर वो दोनों वाइफ ब्लड रिलेशन में हैं या फिर वाइफ के नाते में लगती हैं या फिर फॉस्ट्रेज हैं, तो वो दोनों की शादी जो हो गई है वो एक मुस्लिम मैरिज के अकॉर्डिंग वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। मैरिज विद 2 such wife is an unlawful conjunction. Okay, a Muslim cannot marry 2 sister or an aunt or and her niece. मतलब एक मुस्लिम जो है व्यक्ति वो अपनी, मतलब ऐसे दोनों सिस्टर हों ऐसी नहीं शादी कर सकता, या फिर एक आंट लगती हो रिश्ते में और दूसरी उसकी भतीजी लगती हो, ऐसे शादी नहीं कर सकता। इन रिश्तों को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए ही अनलॉफुल कंजक्शन का कंसेप्ट आता है। शिया लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैरिज विद वाइफ्स आंट इज वैलिड बट ही कैन नॉट मैरी हिज वाइफ्स नीस विदाउट हर परमिशन। मतलब अगर बात करें कि वाइफ की आंटी से भी शादी कर सकता है शिया लॉ में, वो वैलिड मैरिज मानी जाती है। लेकिन अगर बात करें कि अगर वो उसको अपनी वाइफ की भतीजी के साथ शादी करनी है तो वो मैरिज हो सकती है अगर परमिशन मिल जाए तब, ठीक है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ रिलीजन। देखिए जो छोटे पॉइंट है उनको पहले डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ रिलीजन का मतलब है अंडर सुन्नी लॉ क्या होता है, सुन्नी मुस्लिम जो है वो लॉफुल मैरिज कर सकता है एक किताबिया वुमेन के साथ, ठीक है। अब किताबिया वुमेन कौन होते हैं, देखिए किताबिया वुमेन, किताबिया वुमेन वो होते हैं, वो ऐसी वुमेन होती हैं जिनका रिलीजन एक किताब, एक होली बुक से ओरिजिन है जिसका, ठीक है। अब हिंदू जो है, हिंदू का जो लॉ है वो भले ही कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि भगवत गीता है, वेद हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर एज किताबिया, ठीक है। अब जैसे क्रिश्चियन हो गए हैं वो किताबिया कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, ये किताबिया नहीं होते हैं, ओके।
तो एक सुन्नी मुस्लिम किताबी वुमेन के साथ शादी कर सकता है, लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम के साथ शादी करता है या फिर नॉन किताबिया के साथ शादी करता है तो वो वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, शिया लॉ में तो ये साफ साफ बता दिया कि अगर आपने नॉन मुस्लिम के साथ शादी कर ली भैया तो आप वॉइड मैरिज कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलीगैमी और मैरी विद फिफ्थ वाइफ। इट मीन्स प्लूरलिटी ऑफ वाइफ। इट इज अनलॉफुल फॉर अ मुस्लिम टू हैव मोर देन 4 वाइफ। Marriage with fifth wife is irregular, but this irregularity can be removed by divorcing one of them. Under Shia law, marriage with fifth wife is void. देखिए, पोलीगैमी या फिर मैरिंग विद फिफ्थ वाइफ, इसका मतलब होता है एक वाइफ से ज़्यादा वाइफ रखना। तो इन्होंने क्या कहा कि आपकी शादी वॉइड हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है अगर आपने फिफ्थ वाइफ से शादी कर ली। मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि एक मुस्लिम मैन जो है ना, वो क्या कर सकता है, वो शादी कर सकता है 1 2 3 4 वाइफ के साथ, लेकिन वो 5वीं वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकता। मतलब वो जब तक 4 शादी करता है तब तक तो वो वैलिड मानी जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो फिफ्थ कर लेता है तो वो इरेगुलर हो जाती है। तो इरेगुलर मैरिज को अगर रेगुलर मैरिज करना है तो क्या करना होगा, उसको नंबर वाइफ का नंबर 4 ही रखना होगा। ठीक है, वाइफ का नंबर 4 ही रखना होगा। कैसे, अगर उसने फिफ्थ मैरिज कर भी ली ना इस वुमेन के साथ, इसका नाम मान लो रजिया है, ठीक है, अगर रजिया के साथ शादी कर भी ली इस बंदे ने, ठीक है, तो क्या होगा कि इसको पहले जो 4 बीवियां हैं उसमें से किसी एक को तलाक देना पड़ेगा, जब जाके इसकी ये शादी रेगुलर मैरिज में कंसिडर होगी, वैलिड मैरिज में कंसिडर होगी। ओके, तो ये इसमें पॉलीगैमी में बताया गया है। अंडर शिया लॉ फिफ्थ वाइफ के साथ अगर आप मैरिज करते हैं तो वो वॉइड हो जाती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है, अमंग सुन्नी मुस्लिम इट इज नेसेसरी दैट एटलीस्ट 2 मेल विटनेसेस और 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस मस्ट बी प्रेजेंट टू टेस्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट 2 मेल विटनेसेस तो ज़रूर हों, या फिर 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस जरूर हों वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज को टेस्टिफाई करने के लिए, रेटिफाई करने के लिए कि हाँ ये सही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, जो विटनेस हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए, अडल्ट होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो मुस्लिम होने चाहिए। अगर नॉन मुस्लिम होंगे तो वो विटनेस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। ओके, अब बात करते हैं शिया लॉ में। द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस आर नॉट नेसेसरी। अगर विटनेस हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय स्पाउसेस देमसेल्फ और देयर गार्जियन इन प्राइवेट इज ऑल्सो वैलिड। अगर गार्जियन के सामने मैरिज हो रही है, ठीक है, स्पाउसेस देमसेल्फ अगर एग्री करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, वैलिड है। ठीक है, वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। देखिए इद्दत क्या होता है, इद्दत बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। Iddat is described as a period during which a woman is prohibited from marrying again after the dissolution of her first marriage. इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब एक मुस्लिम वुमेन है, देखो उसकी शादी होती है एक मुस्लिम मैन से, अब उसकी फर्स्ट मैरिज है वो, ठीक है, और वो डिज़ोल्व कब होगी, अगर उस हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर उस हस्बैंड से उसका डाइवोर्स हो जाता है। ये 2 कंडीशन अराइज होती हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कि एक मुस्लिम वुमेन है, उसकी शादी हुई है अभी 2020 में, और उसके जो मुस्लिम मैन जो है, उसका हस्बैंड जो है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब डेथ हो गई तो फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी वहाँ से लेकर 4 महीने 10 दिन तक उसका इद्दत पीरियड रहेगा, जो नॉर्मली मुस्लिम लॉ के अंदर कंसिडर किया जाता है इद्दत पीरियड। ठीक है, उसका मुस्लिम जो इद्दत टाइम है वो रहेगा। मतलब उस टाइम पर वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकती, वो शादी नहीं कर सकती। ठीक है, उसको ये एक ऐसा शॉर्ट पीरियड भी निकालना पड़ता है। ठीक है, देखो इद्दत पता है क्यों ज़रूरी था। इद्दत पीरियड एक मुस्लिम वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था एंशिएंट टाइम से ही, क्योंकि देखिए क्या होता था कि मान लीजिए अब एक मुस्लिम वुमेन है, ठीक है, उसकी एक शादी होती है उसके हस्बैंड से, मुस्लिम हस्बैंड से। जैसे उसकी शादी हुई 1 साल के बाद उनकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है किसी कारणवश, मान लीजिए उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उसके डेथ के बाद अगर मान लीजिए 1 महीने में ही या फिर 15-20 दिन के बाद ही वो वुमेन किसी और के साथ शादी कर लेती है,
किसी और के साथ फिर से शादी हो जाती है, री मैरिज हो जाती है उस विडो की, तो फिर अगर जो एक चाइल्ड बॉर्न होता है उस मुस्लिम वुमेन से जिसकी शादी हुई है अभी, री मैरिज हुई है जिसकी अभी, तो उससे जो वो चाइल्ड है ना, अगर वहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, पुराने वाले हस्बैंड की या फिर इस हस्बैंड की, किसका चाइल्ड है ये, तो ये नहीं पता लगता था कि ये किसका चाइल्ड है। मतलब अब तो चलो डीएनए है या फिर कोई और रास्ते हैं इसको बताने के लिए, बट पहले इतना नहीं होता था, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि ये पता चल जाए कि ये किसका चाइल्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए इद्दत पीरियड होता था, और ये इद्दत पीरियड आज भी माना जाता है, इद्दत पीरियड आज भी ऑब्जर्व किया जाता है मुस्लिम वुमेन के द्वारा। अंडर सुन्नी लॉ, मैरिज विद अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत इज इरेगुलर एंड नॉट वॉइड। अगर कोई वुमेन इद्दत पीरियड में है और उसके साथ शादी कर ली जाती है सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो इरेगुलर मानी जाती है, वॉइड नहीं मानी जाती है। बात करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ इद्दत कितनी होती है और कब होती है। इद्दत ऑफ विडोहुड, अगर किसी मुस्लिम वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसका इद्दत कब से शुरू होगा। व्हेन अ पर्सन डाइज एंड लीव्स अ विडो, शी इज प्रोहिबिटेड टू मैरिज बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 4 मंथ एंड 10 days। मतलब जिस दिन उसके हस्बैंड की डेथ होती है उस दिन से लेकर 4 महीने 10 दिन तक वो किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। वो पीरियड, टाइम पीरियड उसको एज अ शॉक पीरियड बताना होता है, जिसको कहते हैं इद्दत पीरियड। ठीक है, 4 महीने 10 दिन। सेकेंड पॉइंट है इद्दत ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। अगर विडो प्रेग्नेंट है, जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है, तब उसका इद्दत पीरियड उसकी डिलीवरी होने के बाद या फिर उसकी मिसकैरेज होने के बाद होगा। मतलब उसके हस्बैंड की डेथ होती है तो वो प्रेग्नेंट थी, तो अब उसका इद्दत पीरियड कब ख़त्म होगा, अगर तो उसकी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, मान लो आज एक वुमेन है, मुस्लिम वुमेन, फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम वुमेन है जो आज 4 मंथ प्रेग्नेंट है, जब तक वो 9th मंथ प्रेग्नेंट होकर डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उसका पीरियड चलता रहेगा। या फिर बाई चांस उसका फिफ्थ मंथ में अगर उसका मिसकैरेज हो जाता है, तब भी वहाँ पर उसका इद्दत पीरियड स्टॉप हो जाएगा मिसकैरेज होने के बाद। अगर डिलीवरी या मिसकैरेज 4 महीने 10 दिन से पहले होते हैं, तब भी उसको 4 महीने 10 दिन का टाइम पीरियड ऑब्जर्व करना होगा एज ए इद्दत पीरियड। ठीक है, इद्दत ऑफ तलाक, अगर किसी मुस्लिम वुमेन का तलाक हो जाता है तो क्या होता है कि उसको इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा 3 कोर्सेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। 3 टाइम्स मेंस्ट्रुएट नहीं होगा तब तक उसका इद्दत पीरियड चलता रहेगा। अगर मेनोपॉज आ चुका है, मेंस्ट्रुएशन अब नहीं होता है, तब लूनर मंथ्स आने 3 लूनर मंथ्स उसको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे एज अ इद्दत पीरियड। ठीक है, इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट ऑन द डेट ऑफ डाइवोर्स, द इद्दत विल बी टर्मिनेट व्हेन डिलीवरी विल टर्मिनेट। मतलब अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है जिस दिन उसका डाइवोर्स हुआ, तो जब उसका चाइल्ड जो मतलब उसकी डिलीवरी टर्मिनेट होगी, वेदर वो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए या मिसकैरेज हो, जब भी वो टर्मिनेट होगी तब उसका इद्दत पीरियड भी टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, जब एक मुस्लिम वुमेन ने अपने हस्बैंड के साथ ट्राई किया कि वो रह ले, बट उसका हस्बैंड नहीं उसके साथ रह पा रहा है और उसने उसको डाइवोर्स दे दिया। ठीक है, डाइवोर्स देने के बाद वुमेन ने इद्दत पीरियड अपना शुरू कर दिया ऑब्जर्व करना, बट क्या होता है कि 1 महीने के बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है जिसके साथ उसका डाइवोर्स हुआ था। तो अब इद्दत चल ही रहा था, तो अब उसको फ्रेश इद्दत फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा 4 महीने 10 दिन के लिए, जिस दिन से उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे कि कुछ राइट एंड कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। राइट ऑफ इद्दत होता है वुमेन का और ड्यूटीज़ होती हैं हस्बैंड की। तो देखते हैं क्या होता है। हस्बैंड इज़ बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ व्हेन शी ऑब्जर्व इद्दत। जब एक वुमेन इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही होती है तो उसके हस्बैंड की ये ड्यूटी है, वो बाउंड होते हैं कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा उसकी वाइफ को। ठीक है, जब तक एक वुमेन का इद्दत पीरियड कंप्लीट नहीं होता है, वुमेन किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकती। ठीक है, एंड इफ द हस्बैंड हैज 4 वाइफ्स इंक्लूडिंग द डाइवोर्स्ड वन, ही कैन नॉट मैरिज 5th वन टिल कंप्लीशन ऑफ इद्दत ऑफ द डाइवोर्स्ड वाइफ। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति की 4 बीवियां हैं, वो उसने 5वीं भी शादी कर ली। उसने सोचा कि ये तो इरेगुलर मैरिज होगी 5वीं, तो वो क्या करता है कि जो उससे पहले उसकी वाइफ थी उसको डाइवोर्स दे देता है। ठीक है, तो जब तक उसकी वाइफ डाइवोर्स्ड वाइफ इद्दत पीरियड में है, वो भी 5th वाइफ के साथ शादी नहीं कर सकता। ओके, डेथ ऑफ ईदर पार्टी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड एंड द अदर इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट फ्रॉम हिम
in the capacity of wife or husband if the divorce has not become irrevocable before the death of deceased. अगर दोनों पार्टीज में से हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है, सपोज कीजिए कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ जो है वो इनहेरेंट के लिए कैपेबल हो जाती है, एंटाइटल हो जाती है एज ए कैपेसिटी ऑफ वाइफ, ठीक है। अगर डाइवोर्स अभी इरिवोकेबल नहीं हुआ है, मतलब इरिवोकेबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अभी अगर डाइवोर्स हैज नॉट बिकम इरिवोकेबल बिफोर द डेथ ऑफ डिजीज्ड पर्सन, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति को राइट मिल जाता है इनहेरेंट का, ठीक है। इफ द डिवोर्स इज प्रोनाउंस्ड इन डेथ, इलनेस एंड हस्बैंड डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ इद्दत, वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इनहेरेंट इवन इफ द डिवोर्स हैज बिकम इरिवोकेबल प्रायर टू हिज डेथ अनलेस द डिवोर्स हैज बीन इफेक्टेड विद हर कंसेंट। ये क्या होता है कि जब हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, किस बीमारी से वो जूझ रहा है और वाइफ चाहती है कि मैं इससे डाइवोर्स ले लूँ, और वाइफ ने डाइवोर्स ले लिया, ठीक है। तो अब क्या है, वुमेन तो जो वाइफ है वो तो इद्दत पीरियड में है, ठीक है, और हस्बैंड की डेथ हो जाती है इद्दत पीरियड कंप्लीट होने से पहले, तो वाइफ के पास ये इनहेरेंट करने का, एंटाइटल करने का राइट आ जाता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को वहाँ से कुछ एंटाइटल कर सके, कुछ क्लेम कर सके, इफ इवन इफ द डिवोर्स हैज बिकम इरिवोकेबल प्रायर टू हिज डेथ, कि मतलब बेशक डाइवोर्स हो चुका हो उनका परमानेंट, लेकिन फिर भी वो एंटाइटल हो जाती हैं, ओके। प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी में दो प्रकार आती हैं, पॉलीएंड्री एंड मुस्लिम वुमेन मैरिंग विद नॉन मुस्लिम। पॉलीएंड्री में आता है, पॉलीएंड्री मीन्स हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक समय पर एक से ज़्यादा हस्बैंड होना पॉलीएंड्री होता है। पॉलीएंड्री इज फॉरबिडन इन द मुस्लिम सिस्टम एंड मैरिज वुमेन कैन नॉट मैरी सेकेंड टाइम सो लॉन्ग एज फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट। मतलब एक पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक से ज़्यादा हस्बैंड होना, ओके। जैसे हिंदू लॉ में अगर बात करें कि एक से ज़्यादा वाइफ होना तो होती है बाइगेमी, तो यहाँ पर होती है पॉलीएंड्री, ओके। पॉलीएंड्री की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हस्बैंड होना। पॉलीएंड्री जो है मुस्लिम सिस्टम में बैन की गई है, प्रोहिबिट की गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है, दूसरा हस्बैंड चाहिए, तो आपको पहली मैरिज को टर्मिनेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आईपीसी में 494 के अंदर लाइबल हो जाते हो, ओके। मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम, ओके। अगर एक मुस्लिम फीमेल नॉन मुस्लिम के साथ मैरिज कर रही है, वेदर वो क्रिश्चियन हो, जू हो या फायर वर्शिपर हो, तो वो वॉइड मैरिज कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर शिया लॉ की बात करें तो वो इरेगुलर होगी, ठीक है। वर्शिपर की बात करें तो वो वॉइड मैरिज होगी, लेकिन अगर सुन्नी लॉ की बात करें तो वो इरेगुलर होगी। अब बात करते हैं डायरेक्टरी इनकैपेसिटी, जो लास्ट इनकैपेसिटी है इसकी, अगर ये नहीं है तो और सब कुछ भी नहीं है तो भाई आपकी मैरिज वैलिड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टरी इनकैपेसिटी का मतलब आता है मैरिंग अ वुमेन फर्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डाइवोर्स सेकंड, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज थर्ड, मैरिज विद अ सिक मैन फोर्थ, मैरिंग अ वुमेन। इट इज अनलॉफुल टू मैरिज अ वुमेन हु इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। देखिए, अगर आप पहले से ही प्रेग्नेंट लेडी के साथ शादी करते हैं तो वो एक अनलॉफुल मैरिज हो जाती है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक ना मुस्लिम भैया हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनकी लड़ाई हो जाती है, वो कहता है तलाक हो गया, एक तलाक हो गया, फिर ऐसे ही वो दूसरा तलाक देता है, थोड़े दिन बाद फिर ऐसे ही तीसरा तलाक दे देता है। अब 3 तलाक दे दिए उसने, 3 टाइम्स कर दिया इसको। अब वो चाहता है कि यार मैं मेरी वाइफ को ना वैसे अपने पास लिया हूँ, जैसे हम पहले होते थे ना वैसे ही रह जाए, कोई फ़ायदा नहीं है धक्के खा के ज़िंदगी में, अपनी वाइफ होनी चाहिए अपने पास। वो चाहता है कि बस शादी हो जाए मेरी, उसी के साथ हो जाए, क्योंकि अब तो डाइवोर्स हो चुका है। तो अगर वो अब रीयूनियन चाहता है ना, उसके साथ कोई रिलेशन चाहता है, तो ये प्रोहिबिटेड होगा, ठीक है। एज ए पनिशमेंट लगा लो कि उसने 3 बार, मतलब एक समय तो ये कहा जाता है कि भाई चलो उसने तलाक कह दिया मुँह से कि भाई गुस्से में निकल गया होगा, लेकिन 3-3 बार ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने क्या किया, अब ये अगर वो रीयूनियन चाहता है, उसके साथ कोई रिलेशन बनाना चाहता है, फिजिकल मेंटली कैसा भी, तो वो प्रोहिबिटेड है,
ये प्रोहिबिट कब हटेगा, ये टैग प्रोहिबिशन का, ये तब हटेगा अगर वो लॉफुल मैरिज फिर से करता है, ठीक है, उसके साथ। ये प्रोहिबिशन का टैग तब हट सकता है जब वो मुस्लिम वुमेन किसी अन्य व्यक्ति के साथ पहले शादी करे, फिर उस शादी को डिसॉल्व करे, फिर इस व्यक्ति के साथ शादी करे, तब जाकर ये प्रोहिबिशन का टैग हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। ओके। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, मतलब अगर आप बात करें कि अगर आप इसके अंदर शादी करते हैं तो ये वॉइड होती है शिया लॉ के अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट है मैरिज विद अ सिक मैन। अगर मैरिज हो जाती है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो किसी डिजीज से मतलब ग्रस्त है, ठीक है, सपोज कैंसर से है या फिर किसी और अन्य डिजीज से ग्रस्त है, एड्स भी हो सकती है, तो उसके साथ अगर आप मैरिज करते हैं तो वो इनवैलिड मैरिज कंसिडर की जाती है। लेकिन बाय चांस वो व्यक्ति रिकवर कर जाता है तो वो वैलिड मैरिज हो जाएगी। तो गाइस, इसी के साथ हमने डिस्कस किया है एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।